तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड। तो साउंड जो चैप्टर था वो हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है साउंड चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर आज हम जो आपको करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वो अलग अलग एग्ज़ामों में और अलग अलग समय पर पूछे गए हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ध्वनि तरंग के 2 लगातार संकुचन को क्या कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो कि ये संकुचन क्या होता है तो इसे समझ लेते हैं। संकुचन क्या होता है, तब हमने आपको पढ़ाया था, तब हमने आपको एक चीज़ बताई थी। जैसे कि ये एक तरंग है, ये ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं वो शिखर कहलाते हैं और जो नीचे वाले हिस्से कहलाते हैं गर्त। ऊपर वाले हिस्से शिखर और नीचे वाले गर्त। यदि यहाँ से यहाँ तक की एक लंबाई मापें या यहाँ से यहाँ तक की एक लंबाई मापें तो ये लंबाई क्या कहलाती है? ये लंबाई क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। तो यही तो वो कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरीके से अगर इसे समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से यहाँ पर ध्वनि तरंग छोड़ी जा रही है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी क्या कहलाएगी? ये आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक संकुचन क्या है? ये और ये दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? संकुचन कहलाते हैं। ये संकुचन और ये संकुचन। ओके, तो इसके बाद इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, तरंग दैर्घ्य। इसके बाद है ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंग कहाँ गमन नहीं कर सकती? हमने आपको पढ़ाया था कि ध्वनि तरंग जो होती है वो माध्यमों में गमन करती है। क्यों? क्योंकि वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग के गमन करने के लिए माध्यमों की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस, द्रव, गैस, वो तीनों माध्यमों में गमन कर जाती है। लेकिन वो कहाँ गमन नहीं कर सकती? तो वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो निर्वात या क्या होता है? निर्वात को समझ लेते हैं। निर्वात या शून्य। निर्वात या शून्य होता क्या है? देखिए, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी माध्यम ना हो। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, तो हमारे बीच क्या माध्यम है? वायु है। यदि आप इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर यदि एक व्यक्ति बोल रहा है और सामने वाले व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं है। क्या नहीं है? वायु नहीं है। वहाँ पर ठोस, द्रव, गैस ये माध्यम नहीं होते। वहाँ पर वो क्या कहलाता है? निर्वात, यानी कि शून्य। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसके बाद किस स्थिति में डॉपलर प्रभाव नहीं देखा जा सकता? हमने आपको डॉपलर प्रभाव पढ़ाया था। तो डॉपलर प्रभाव में हमने आपको क्या बताया था? डॉपलर प्रभाव में हमने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई स्रोत है जो कि ध्वनि तरंग छोड़ रहा है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो यहाँ से इधर की साइड गति कर रहा है। यदि वो इधर की साइड गति करे तो उसे क्या होगा कि जो ध्वनि होगी वो तीव्र सुनाई देने लगेगी। यदि वो इधर की साइड गति करे तो क्या होगा? ध्वनि तरंग कम सुनाई देने लगेगी, यानी कि ध्वनि कम सुनाई देगी। तो इससे क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके पास जाने पर ध्वनि क्या होगी? तेज सुनाई देगी और दूर जाने पर ध्वनि धीमी सुनाई देगी। यही होता है बस डॉपलर प्रभाव। तो इसमें जो क्वेश्चन में आंसर दिया है, किस स्थिति में डॉपलर प्रभाव नहीं देखा जा सकता, यानी कि जब श्रोता और स्रोत का वेग ध्वनि के वेग के बराबर या अधिक हो। यदि मान लीजिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये ध्वनि तरंग छोड़ रहा है और यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति यहाँ पर सीधा खड़ा रहे और ये ना इधर जाए ना इधर जाए तो इसकी ध्वनि तरंग क्या होगा? उतनी ही ध्वनि तरंग सुनाई देगी जितनी कि यहाँ पर सुनाई दे रही है। यदि वो आगे बढ़ेगा तो ज़्यादा सुनाई देगी, यदि वो पीछे हटेगा तो कम सुनाई देगी। तो इससे क्या होगा? यदि ऑब्जेक्ट और माध्यम दोनों समान स्थिति पर रहें तो क्या होगा? ध्वनि तरंग जो होगी वो समान ही रहेगी। इसका मतलब जब श्रोता और स्रोत का वेग ध्वनि के वेग के बराबर या अधिक हो
बराबर या अधिक हो। तो बिल्कुल सही आंसर आपका यही हो जाएगा। जब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो समान रहेगी तो क्या होगा, तो इसका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा ए। इसके बाद है आपका तापमान स्थिर रहने पर ध्वनि के वेग और गैस के दाब के बीच क्या संबंध है। इसमें जो आंसर दिए हुए हैं आपके वो हैं एक दूसरे के समानुपाती, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती और एक दूसरे से स्वतंत्र। अब याद कीजिए जो क्वेश्चन है ये जो पूछा गया है तापमान स्थिर रहने पर ध्वनि के वेग और गैस के दाब के बीच क्या संबंध होगा। तो हमने आपको ध्वनि पर दाब एवं ताप का प्रभाव पढ़ाया था। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जब ध्वनि पर दाब बढ़ाया जाए तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप बढ़ाने पर ध्वनि भी बढ़ती है। यदि ताप को घटाओगे तो ध्वनि घटती है और ताप को बढ़ाओगे तो ध्वनि बढ़ती है। इसका मतलब क्या होता है, ध्वनि जो होती है वो ताप के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर ये जो आंसर दिया हुआ है वो है एक दूसरे के समानुपाती, दूसरा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती और एक दूसरे से स्वतंत्र। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपको लगाना होगा एक दूसरे से स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि तापमान स्थिर रहने पर तापमान स्थिर रहेगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। तब वेग और गैस, ध्वनि के वेग और गैस के दाब के बीच संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका तरंग गमन के वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है। तो इनमें संबंध क्या होता है देख लेते हैं। तरंग जो होती है, जो ध्वनि तरंग होती है, उसका वेग जो होता है वो होता है v = n × लैम्डा। यहाँ पर ये जो वेग होता है, यदि हम n की बात करें, n क्या होता है आवृत्ति, और ये क्या होता है आपका तरंग दैर्घ्य, और ये क्या है ध्वनि का वेग। यदि हम n निकालने की बात करें तो n बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। तो ये हमारा क्या हो गया n बराबर। तो यही वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि तरंग गमन के वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में संबंध क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद कमरे के ताप पर सुनाई देने वाली निम्नतम तरंग दैर्घ्य होती है। तो यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं ए 0.2, ए नोट 5, बी है आपका 5, ए नोट, सी है आपका 5 सेंटीमीटर टू 2 मीटर और डी ऑप्शन है आपका 20 mm। तो ये 20 mm आपका आंसर हो जाएगा, इसे mm में कन्वर्ट किया गया है। ठीक, इसके बाद है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है आपका परावर्तन का, दूसरा बी ऑप्शन है आपका अनुनाद का, सी ऑप्शन है आपका व्यतिकरण का, या डी ऑप्शन है आपका अपवर्तन का। तो देखिए पहले आपको यही समझ आनी चाहिए कि ये ऑप्शंस जो हैं वो बोल क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहला है ए परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है, यदि एक ध्वनि तरंग जाती है और किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती है तो ये क्या होता है परावर्तन। दूसरा अनुनाद। अनुनाद की बात करें तो अनुनाद का अच्छे से समझिए, अनुनाद क्या होता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे, बाह्य बल द्वारा उत्पन्न, हम यहाँ लिख देते हैं इसे, बाह्य बल, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, बाह्य बल द्वारा उत्पन्न, बाह्य बल द्वारा उत्पन्न आवृत्ति बराबर होती है स्वाभाविक आवृत्ति के। अब इसे कैसे समझेंगे, मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, एक धागा बांधा। अब धागा बांधा, धागे को हमने क्या किया, यहाँ से ये उंगली लगाकर ये नीचे कर दिया। जब नीचे किया और उसे झटके से छोड़ दिया तो क्या होता है कि इसमें कंपन उत्पन्न होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो ये जो कंपन होता है, ये ऊपर नीचे जब होता है, इसी को कहते हैं हम अनुनाद। तो इसको हम जब सिद्ध करें तो क्या होगा, ओमेगा = स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा n, बाह्य बल द्वारा उत्पन्न आवृत्ति ओमेगा बराबर होता है
स्वाभाविक आवृत्ति के यानी कि WN के। ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका प्रयोग करोगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है व्यतिकरण। अब इसके समझ लीजिए आपका व्यतिकरण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, व्यतिकरण, देखिए व्यतिकरण में क्या होता है, जब दो समान आवृत्तियों और आयाम वाली ध्वनि तरंगें, जब दो समान आवृत्तियों और आयाम वाली ध्वनि तरंगें एक ही रेखा पर जाते हुए किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो वह फैल जाती हैं। बस इसी को कहते हैं। देखिए डायग्राम से समझाते हैं आपको। ये आपकी एक ध्वनि तरंग है और एक ये आपकी ध्वनि तरंग है। इन दोनों की आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों ही समान है। ये इधर की साइड जा रही हैं। अब क्या होता है, ये यहाँ पर या आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। जैसे ही वो यहाँ पर आकर मिलेंगी तो क्या होगा, वो फैल जाएंगी। क्या होगा, फैल जाएंगी। इसी को कहते हैं व्यतिकरण। सिर्फ सिंपल सा इतना सा ही है। तो दूसरा है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, देखिए जब कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कि मान लीजिए एक माध्यम है जल और दूसरा माध्यम है वायु। यहाँ से एक ध्वनि तरंग आएगी और इस माध्यम में चली जाएगी, यही होता है आपका अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन में दोनों में अंतर होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है ये अनुनाद का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका वो आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद कान का कौन सा हिस्सा ध्वनि तरंग के लिए एक माइक्रोफोन के डायफ्राम की तरह कार्य करता है। उसका कहने का मतलब है कान का कौन सा हिस्सा ध्वनि तरंग के लिए एक माइक्रोफोन यानी कि जो मतलब कि महसूस करे, ध्वनि को महसूस करे, ट्रैक्टर की तरह कार्य करता है। पहला है आपका एयर ड्रम। यदि एयर ड्रम की बात की जाए तो एयर ड्रम होता है आपका कान का वह हिस्सा जो कि कंपन उत्पन्न करता है, जिससे हम ध्वनि सुनते हैं। यदि आपका एयर ड्रम, किसी भी व्यक्ति का यदि एयर ड्रम खराब हो जाए तो वह ध्वनि नहीं सुन सकता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसके कंपन उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा है उसका लोब। लोब है आपका, देखिए लोब क्या होता है, ये कान के नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो नरम वाला जो हिस्सा होता है, यही होता है आपका लोब। इसके बाद आता है फ्लूइड इन दी इनर ईयर। फ्लूइड इन दी इनर ईयर यानी कि जो कान के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे कहते हैं। इसके बाद है आपका पिन्ना। पिन्ना क्या होता है, कान की जो हड्डी होती है उसे कहते हैं पिन्ना। अब यहाँ पर सुनने का काम कौन करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा ए, ईयर ड्रम। ओके, इसके बाद आता है किस तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में होता है। तो ए ऑप्शन है आपका रेडियो तरंग, बी ऑप्शन है आपका अपवर्तक तरंग, सी ऑप्शन है आपका सूक्ष्म तरंग और डी ऑप्शन है आपका आवर्तक तरंग। तो ये आवर्तक तरंग होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। सोनार का उपयोग करके मापा जाता है। देखिए हमने आपको सोनार के बारे में पढ़ाया था। सोनार के बारे में, सोनार कोई मतलब कि ऐसे कोई चीज़ नहीं होती, सोनार एक विधि होती है। तो सोनार का उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है कि यदि पानी के अंदर एक पनडुब्बी है या कोई जहाज है, तो यदि पानी के अंदर तो पनडुब्बी जाएगी ना, पानी के अंदर पनडुब्बी गई तो उसे यदि ये देखना है कि दूसरी हमारे दूर कोई भी जहाज या पनडुब्बी है तो वो हमसे कितनी दूरी पर है, अगर ये जानना है तो वो क्या करेगा, एक ध्वनि तरंग छोड़ेगी और ध्वनि तरंग छोड़ने के बाद वो ध्वनि तरंग उससे टकराएगी और वापस आ जाएगी। तो उसने कितनी दूरी तय की जाने और आने में और कितना समय लिया, इससे हमें पता लग जाता है कि इसकी दूरी क्या है। जाने और आने में जितना समय लिया उससे हमें पता लग जाता है कि उसकी दूरी क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है सोनार का उपयोग करके मापा जाता है। क्या मापा जाता है, पानी की वस्तु की दूरी, पानी में वस्तु की दूरी, बी पानी में वस्तु की गति, सी ऑप्शन है आपका पानी में वस्तु की दिशा। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ मापा जाता है। पानी में वस्तु की दूरी भी मापी जाती है, पानी में वस्तु की गति भी मापी जाती है और पानी में वस्तु की दिशा भी मापी जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी, इसका सभी। अब बात करें निर्वात में ध्वनि की चाल होती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो देखिए ए ऑप्शन है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इनके बारे में बात कर लेते हैं।
ए ऑप्शन है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी गति होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है आपकी साउंड की। ओके, ये चीज़ आप याद रखोगे। इसके बाद जो ऑप्शन है आपका वो है 344 मीटर प्रति सेकंड। 344 मीटर प्रति सेकंड जो होती है, ये होती तो आपकी ध्वनि की है, ये ध्वनि की ही होती है, लेकिन कसम 20 डिग्री या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 20 डिग्री या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम बोलते क्या हैं, इसे बोलते हैं हम शुष्क वायु। शुष्क वायु बोला जाता है इसे। तो यहाँ पर ध्वनि की तरंग कितनी होती है, 344 मीटर प्रति सेकंड। ये होती है आपकी किसमें, शुष्क वायु, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। या फिर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि की गति कितनी होती है, तो भी आप इसी को आंसर करोगे, 344 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद जो आपका आंसर दिया है 0 मीटर प्रति सेकंड और 5148, इसकी बात की जाए 5148 की, तो 5148 जो होता है वो आपका होता है ठोसों में। ठोसों में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है आपकी 5148 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद बात करें तो इसका जो क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, लेकिन प्रकाश निर्वात में गमन कर जाता है क्योंकि उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर निर्वात में, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो ये आप याद रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होती है ये 330 से 335 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 330 से 335 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर जो आंसर दिया है 344, तो ये तो इससे आगे निकल जाएगा। ये आपका ध्वनि का होता है बी आंसर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद जो आंसर है आपका ये है 331 मीटर प्रति सेकंड। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 30 से 35 के बीच में 331 आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद है आपका ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ध्वनि की गति पर जो तापमान का प्रभाव पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया था हमने आपको कि ध्वनि की गति पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि ताप बढ़ेगा, ताप यदि बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी, यदि ताप कम होता है तो ध्वनि भी कम होगी। इसका मतलब क्या होता है कि ध्वनि की गति जो होती है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि बढ़ता है, एक ए आंसर है आपका बढ़ती है और बी आंसर है आपका घटती है, और सी आंसर है आपका ए और बी दोनों, और डी आंसर है आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि बात कर रहा है वो तापमान की, तो इस पर आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। क्यों, क्योंकि तापमान कम होने पर घटेगी और तापमान बढ़ने पर बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये बात हमने पहले ही बोल रखी है, ध्वनि की गति पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काफ़ी बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि ध्वनि की गति 344 मीटर प्रति सेकंड है, यदि उसे दोगुना कर दिया जाए तो उस पर दुगना दाब लगाया जाए तो ध्वनि की गति कितनी हो जाएगी, वो उस पर ध्वनि की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद है आपका नमकीन जल में ध्वनि की चाल होती है। तो नमकीन जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो देखिए, नमकीन जल की बात की जाए, नमकीन जल और दूसरा है आपका शुद्ध जल। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, शुद्ध जल। नमकीन जल की बात करें तो इसका आता है 1500 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी बात की जाए तो ये होता है आपका 1435 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो नमकीन जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1500 मीटर प्रति सेकंड। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध जल में ध्वनि की चाल होती है, तो शुद्ध जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो हमने अभी आपको बताया था 1435 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका बी आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है WHO के अनुसार व्यक्ति के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। तो देखिए, ए ऑप्शन है आपका 45 dB, बी ऑप्शन है आपका 75 dB, सी ऑप्शन है आपका 85 dB,
और डी ऑप्शन है आपका 140 dB। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन और करा देते हैं जो कि इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है, देख लीजिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। WHO के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन्हें याद कर लीजिए। सबसे पहला, व्यक्ति के लिए मानक ध्वनि स्तर। दूसरा है आपका व्यक्ति के लिए हानिकारक। व्यक्ति के लिए हानिकारक। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये रहता है, व्यक्ति के बहरा होने के लिए। और चौथा है आपका व्यक्ति के पागल होने के लिए। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यक्ति के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो कितना है। ठीक है, तो WHO के अनुसार ही ये सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका जो व्यक्ति के लिए मानक ध्वनि स्तर है वो है आपका 45 dB। और यदि व्यक्ति के लिए हानिकारक की बात की जाए तो ये होता है 75 dB से ऊपर 75 dB से ऊपर। इसके बाद बात की जाए व्यक्ति के बहरा होने के लिए तो आप 85 dB बोलोगे। 85 dB में व्यक्ति क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। इसके बाद यदि बात की जाए कि व्यक्ति के पागल होने के लिए तो 140 dB 140 dB जो होता है इसमें क्या होगा, व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंटों का आप याद रखिए। सारी चीज़ें जो हमने करा रखी हैं वहाँ से भी सारे जितने भी पॉइंट हैं जो कि अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पॉइंटों से ही संबंधित हमने 3 वीडियो बनाई हैं। ध्वनि चैप्टर सारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आप वो वीडियो पहले देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर वो 3 पार्ट देख सकते हैं। आगे देखिए, ध्वनि तरंग द्वारा 2 लगातार संकुचन या रेयर फोर्स द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये इसने बोलने का प्रयास क्या किया है। यानी कि एक ये ध्वनि तरंग है, ठीक है, यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था संकुचन किसे कहते हैं, ये और ये क्या है, संकुचन है। अब उसने बोला है कि यहाँ से यहाँ तक यदि हम यहाँ पे एक दूरी मापें तो ये क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य। ये क्या कहलाएगी, आपकी तरंग दैर्ध्य। लेकिन वो बोल क्या रहा है उस चीज़ को आप समझिए। ध्वनि तरंग द्वारा लगातार संकुचन या रेयर फोर्स द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है। तो वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लिया गया है, समय तो ये समय क्या कहलाएगा, वो पूछ रहा है वो। तो वो समय क्या कहलाएगा, समय अवधि। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, समय अवधि। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है मनुष्य के लिए श्रव्य श्रेणी क्या है। तो मनुष्य के लिए श्रव्य श्रेणी होती है वो क्या होती है, ये हमने आपको बताया था 20 हज से 20,000 हज तक क्या होती है, मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। इससे पहले होता है 0 हज से 20 हज तक, वो होता है आपकी अश्रव्य तरंगें। और उसके बाद यदि बात की जाए 20,000 हज से ऊपर, 20,000 हज से जो ऊपर होती हैं वो होती हैं आपकी पराश्रव्य तरंगें। ठीक है, तो मानक जो मनुष्य के लिए श्रव्य श्रेणी जो होती है वो कितनी होती है, 20 हज से 20,000 हज तक। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद है कान की ध्वनि को ध्वनि की प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहा जाता है। तो ठीक है, देखो पहला आंसर है आपका पिच, दूसरा है आपका लाउडनेस। ठीक है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि अंधेरे कमरे में आपके 4 मित्र बैठे हुए हैं, उन 4 मित्रों में से आपने को किसी एक मित्र ने आवाज़ दी, यदि वो एक मित्र आवाज़ देता है तो आप उसकी आवाज़ को पहचान लेते हो कि यह कौन है। तो यह किस कारण हो जाता है, किस प्रकार से ये हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका लाउडनेस। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, लाउडनेस। ओके, इसके बाद है
ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच में क्या संबंध है। तो ये हमने आपको वीडियो में बताया रहा था कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, तीव्रता जो होती है समानुपाती होती है किसके, आवृत्ति के। यदि तीव्रता बढ़ेगी तो आवृत्ति भी बढ़ेगी। यदि तीव्रता कम होगी तो आवृत्ति क्या होगा, कम होगी। तभी तो ये समानुपाती है। तीव्रता बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, पतली आवाज। यहाँ पर लिख देते हैं हम पतली आवाज, ठीक है। और तीव्रता घटेगी तो आवृत्ति भी घटेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भारी आवाज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, भारी आवाज। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है पिच में क्या संबंध है। यदि पिच की बात की जाए कभी भी तो आप याद रखना कि पतली आवाज। तो पतली आवाज कब होगी, जब आवृत्ति और तीव्रता दोनों ही क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आपका, पतली आवाज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए उच्च आवृत्ति और उच्च पिच, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। जो रडार होता है उसकी कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। पहला आंसर है आपका रेडियो तरंग का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग का जाना, ये क्या कहलाता है, अपवर्तन। रेडियो तरंग का परावर्तन। अब ध्यान से आप समझिए इस बात को, जो रेडियो तरंग जो होती है ना, वो जब यहाँ से छोड़ी जाती है तो आयन मंडल में जाकर टकराकर वापस आ जाती है। तो आयन मंडल में जाकर जब वो टकराकर वापस आती है तो इसका मतलब क्या है, ध्वनि तरंग का जाना और किसी सतह से टकराकर वापस आना। तो ये क्या कहलाता है आपका, परावर्तन। तो परावर्तन की घटना होती है। यहाँ पर जो आंसर है आपका वो क्या हो जाता है, आपका रेडियो तरंग का परावर्तन। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बात कर रहा है वो मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग से संबंधित होता है। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग से संबंधित है। तो देखिए इसमें आप आंसर जो दिए हैं वो है आपका ए ध्वनि, बी है आपका जलयान, सी है आपका यांत्रिक अंतरिक्ष यान और डी है आपका वायुयान। देखिए मैक अंक को समझ लीजिए, मैक अंक क्या होता है, क्योंकि आपको जब यही समझ नहीं आएगा कि मैक अंक क्या होता है तो आप आंसर कैसे दोगे। समझ लीजिए मैक अंक जो होता है ना, वो होता है वस्तु का वेग अनुपात वायु का वेग। वस्तु का वेग अनुपात वायु का वेग। तो हमेशा याद रखिए जो मैक अंक का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका वायुयान के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। यहाँ पर कैसे किया जाता है, तो देखिए हमेशा ये देखा जाता है कि वायुयान जब उड़ाया जाता है तब ये देखा जाता है कि वायुयान की गति ध्वनि की गति से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, ये चीज़ देखी जाती है। तो ध्वनि की गति से वायुयान की गति कितनी ज़्यादा है वही आपका कहलाता है मैक अंक। ओके, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि ध्वनि की गति से वायुयान की गति कम है तो वो भी आपका मैक अंक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अल्ट्रासोनिक तरंग का हवा में तरंग दैर्घ्य होता है तो क्या होता है, ए ऑप्शन है आपका 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है आपका 5 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है आपका 5 × 10⁸ सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है आपका 5 × 10⁵ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसके बाद है वायु के तापमान में परावर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा इसका, वायु के तापमान में परावर्तन, वायु के तापमान में परावर्तन किया जा रहा है और आंसर है आपके ए तरंगदैर्घ्य, बी विस्तार, सी आवृत्ति और डी तीव्रता। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो होगा आपका सी आवृत्ति। इसे समझते हैं कैसे, ये आंसर सी कैसे होगा। देखिए आवृत्ति क्या है, आवृत्ति होती है किसी माध्यम में तरंगों का कंपन। अब तक कंपन की बात की जाए तो आप अच्छे से समझते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने जल लिया और जल को आपने गर्म किया, तो आप उसे बॉल कर रहे हो तो
तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद क्या होता है, उबाल देने लगता है। तो वो उबाल कैसे देता है, क्यों देता है उबाल वो, क्योंकि उस जो जल होता है उसके अंदर काफ़ी सारे कण पाए जाते हैं, और जो कण होते हैं जैसे ही उन्हें हीट मिलती है वो कण जो होते हैं वो कंपन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे जितना ज़्यादा उन्हें कंपन की, जितना ज़्यादा उन्हें हीट दी जाएगी वो उतना ही ज़्यादा कंपन करते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, तो पानी उबाल लाने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका, वायु में तापमान में परिवर्तन में ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। यदि तापमान में आप वृद्धि कर दोगे तो क्या होगा, जो कणों का जो कंपन होगा, वायु के जो कण हैं उनका जो कंपन होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, कणों का कंपन क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद है, स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित दूरी कम होने पर स्पष्ट आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षित दूरी कम होने पर, तो जब अपेक्षित दूरी कम होगी तो क्या होगा कि जो, देखिए हमने अभी आपको बताया था ये डॉपलर प्रभाव से ये है एक स्रोत, यहाँ से ध्वनि तरंग छोड़ी जा रही है और यहाँ से ये व्यक्ति है। जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा, ध्वनि तरंग अधिक सुनाई देने लगेगी। यदि इससे दूर जाएगा तो ध्वनि तरंग कम सुनाई देने लगेगी। सिर्फ इतना सा होता है। और आपका ऑप्शन क्या दिया है, आवृत्ति बढ़ेगी, बिल्कुल ही बढ़ेगी। आवृत्ति घटेगी नहीं, ऐसे ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति बढ़ेगी। तो आवृत्ति बढ़ जाती है क्योंकि जब ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा, आवृत्ति बढ़ जाएगी। इसके बाद जो आंसर क्वेश्चन है आपका वो है, भूकंप के झटकों से पहले उत्पन्न होने वाली आवृत्ति होती है। देखिए, भूकंप से पहले जो उत्पन्न होती है वो होती है आपकी कम आवृत्ति वाली अल्ट्रासाउंड। और कम आवृत्ति वाली अल्ट्रासाउंड क्या होती है, देखिए कम आवृत्ति वाली और एक अधिक आवृत्ति वाली। तो कम आवृत्ति वाली जो अल्ट्रासाउंड होती है वो होती है आपके 0 हज से 20 हज तक की। 0 हज से जो 20 हज तक की जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो होती हैं आपकी कम आवृत्ति वाली अल्ट्रासाउंड किरणें। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रतिध्वनि या गूंज को सुनने का सही समय क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको वीडियो में पहले ही करा रखी हैं। और किसी ने 3 पार्ट ना देखे हों तो उन 3 पार्टों को अच्छे से देख लीजिए। आपका कोई भी कैसा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो देखते हैं, प्रतिध्वनि या गूंज को सुनने का सही समय क्या होता है। तो प्रतिध्वनि या गूंज को सुनने का सही समय जो होता है वो होता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। यदि आपको जानना है कि प्रतिध्वनि या गूंज को सुनने का सही समय 0.1 सेकेंड ही क्यों होता है, या एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको, कोई भी व्यक्ति जिसके माइंड में यदि कोई ध्वनि जा रही है तो कितने समय तक रहती है। किसी भी व्यक्ति के माइंड में कोई भी ध्वनि कितने सेकंड तक रहती है, ये सारी चीज़ों को यदि आपको जानना है तो आप वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट देख लीजिए। पर हम आपको आंसर बता देते हैं। कोई भी ये 0.1 सेकेंड क्यों होता है, 0.1 सेकेंड इसलिए होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि उसके मस्तिष्क में कोई भी ध्वनि जा रही है तो वह सिर्फ 0.1 सेकेंड तक ही आपके मस्तिष्क तक रहती है, उसके बाद वो चली जाती है। इसी कारण क्या होता है, प्रतिध्वनि या गूंज को सुनने का सही समय जो होता है वो वह होता है 0.1 सेकेंड। अगर यदि आपसे पूछा जाए प्रतिध्वनि या गूंज को सुनने की सही दूरी कितनी होती है तो वो होती है आपकी 17। ठीक, 17। इसके बाद हम बताते हैं, दिल की बीमारी के लिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की बीमारी के समय इकोकार्डियोग्राफी जो होती है वो दिल की बीमारी के लिए कराई जाती है। कराने के लिए किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका अश्रव्य यानी कि इनप्रेशन, बी है आपका पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक, और सी है आपका श्रव्य तरंग। तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है इसका बी, पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। इसके बाद है आपका स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि किसी को नहीं पता स्टेथोस्कोप होता क्या है तो हम जान लीजिए। स्टेथोस्कोप जो होता है ना वो वही होता है जो डॉक्टरों के पास होता है, उन्हें कान में लगाते हैं और कान में लगाने के बाद आपके दिल की धड़कन वो सुनता है, तो वही होता है आपका स्टेथोस्कोप। तो ये जो होता है क्या होता है कि ये ध्वनि तरंगों को छोड़ता है और ध्वनि तरंग फिर टकरा कर बॉडी पार्ट से वापस आ जाती है। तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करेगा, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या
स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए सी आंसर दिया हुआ है आपका, परावर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है आपका डेसिबल में। याद रखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। इको साउंड का प्रयोग किया जाता है, तो इको साउंड का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है आपका समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तो आप याद रखिए, इसमें आंसर होगा आपका समुद्र की गहराई को मापने के लिए। इसमें फर्स्ट आंसर है आपका ए हो जाएगा, समुद्र की गहराई को मापने के लिए इको साउंड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका ठोसों में कौन सी तरंगें संचरण करती हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, ठोसों में कौन सी तरंगें संचरण करती हैं। तो देखिए हमने आपको जब पढ़ाया था, हमने आपको दो प्रकार की तरंगें बताई थी, जो कि अनुप्रस्थ तरंगें थी तो हमने आपको क्या बताया था? एक बताया था अनुप्रस्थ और एक बताया था हमने आपको अनुदैर्ध्य। ठीक है, दो तरंगें हमने आपको बताई थी। अनुप्रस्थ क्या थी? प्रकाश। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो प्रकाश तरंग। और अनुदैर्ध्य क्या होती है आपकी? ध्वनि तरंग। ठीक, यदि अनुप्रस्थ तरंग की बात की जाए, यदि इसके माध्यमों की बात की जाए, माध्यम और इसका माध्यम, तो हमने क्या बताया था? इसका माध्यम क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों ही माध्यमों में गमन करती है और बिना माध्यम के ये गमन नहीं कर सकती। इसके बाद यदि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में हमने क्या माध्यम बताया था? ठोस और केवल द्रव की सतह पर। हमने बताया था आपको अनुप्रस्थ जो तरंग होती है वो ठोसों में गमन करती है और केवल द्रव की सतह पर गमन करती है, और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो आपकी ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों माध्यमों में गमन करती है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो है ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, समुद्र की गहराई, ठोस। हाँ, तो ठोस में कौन सी तरंगें संचरण करती हैं? तो यहाँ पर है ए ऑप्शन है आपका अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है आपका अनुदैर्ध्य तरंग, और सी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। तो ठोसों में कौन गमन करेगी? देखिए ठोस में ये भी गमन कर रही है और ठोस में ये भी गमन कर रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। इसके बाद है उड़ते हुए वायुयान का वेग ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो अपवर्तन के द्वारा। बी ऑप्शन है आपका व्यतिकरण, सी है आपका अनुनाद, और डी है आपका डॉपलर प्रभाव। तो ये किसके कारण किया जाता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। हमने अपवर्तन आपको बता ही दिया है, व्यतिकरण आपको बता ही दिया है, और अनुनाद भी आपको बता दिया है, और डॉपलर प्रभाव हमने आपका वीडियो में पढ़ा रखा है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है चमगादड़ अंधेरे में भी, जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकती है, ऐसा क्यों? वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों? ए ऑप्शन है आपका अंधेरे में उसे साफ दिखता है, बी उसकी आँख का प्यूमिल बहुत बड़ा होता है, सी ऑप्शन है आपका वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं, और डी ऑप्शन है आपका सभी सही है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये अगर आपसे दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये याद रखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ये 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की ध्वनि तरंग है इसे मनुष्य प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, ये जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो इन तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करते हैं। इसके बाद है आपका चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? तो देखिए चंद्रमा पर क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि ध्वनि तरंग जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि उसे वहाँ पर माध्यम नहीं मिल पाता। तो चंद्रमा पर जो है कि वातावरण नहीं है, यानी कि वायु नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा कि तरंगें जो होगी वो सुनाई नहीं देंगी। तो आप इस अच्छे से समझ चुके होंगे कि चंद्रमा पर क्यों सुनाई नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होना। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वायुमंडल का ना होना। इसके बाद है आपका
इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक जो विमान होते हैं वो उड़ते हैं, तो ए ऑप्शन है आपका ध्वनि की चाल से, बी ऑप्शन है आपका प्रकाश की चाल से, सी है आपका ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, और डी ऑप्शन है आपका ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। अभी हमने आपको मेघ संख्या के बारे में बताया था कि जो ध्वनि की चाल होती है उससे जो अधिक चाल में क्या होते हैं, वायुयान उड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। इसके बाद है गूंज या प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। ए ऑप्शन है आपका जब ध्वनि अवशोषित होती है, बी जब ध्वनि परावर्तित होती है, सी ध्वनि अपवर्तित होती है, और डी ऑप्शन है आपका जब ध्वनि प्रसारित होती है। तो हमने आपको बताया था कि ध्वनि जो होती है प्रतिध्वनि या गूंज जो होती है वो किस कारण होती है, ये सारा हमने आपको बताया था परावर्तन में जितने भी पॉइंट थे वो सारे हमने आपको कराए थे। काफ़ी सारे उससे क्वेश्चन भी बनते हैं परावर्तन से, अलग अलग टाइप के पॉइंट बताए थे हमने आपको परावर्तन में। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिध्वनि या गूंज क्या होगी, जब प्रतिध्वनि या गूंज क्या होती है, किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस आना, ये क्या कहलाएगा, परावर्तन। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि या गूंज के लिए सही दूरी होती है, ये हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 मीटर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी राशि अन्य से भिन्न है। इसमें ए ऑप्शन है आपका वेग, बी ऑप्शन है आपका तरंगदैर्घ्य, सी ऑप्शन है आपका आवृत्ति, और डी ऑप्शन है आपका आयाम। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका आयाम डी। यदि इसे हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें काफ़ी सारा समय लगेगा। यदि इसको आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो में चले जाइए, वीडियो में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद होता है आपका ध्वनि तरंग की मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्ति होती है। तो देखिए मनुष्य के लिए जो होती है वो कितनी होती है, 20 हज से 20,000 हज, 20 हज से 20,000 हज तक होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 चक्कर प्रति सेकंड, 2700 ये हमारा आगे निकल जाएगा, 5 ये हमारा कम रह जाएगा। ए ऑप्शन भी कट जाता है, बी ऑप्शन भी कट जाता है। इसके बाद है आपका सी 5,000, तो 20 से 20,000 के बीच में आपका 5,000 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 5,000 चक्कर प्रति सेकंड। और डी ऑप्शन की बात करें तो 50,000 आपका 20,000 से भी ऊपर निकल जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन ना थोड़ा अलग प्रकार से बनाकर देता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद तो इसका आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आमतौर पर ध्वनि अवशोषक के रूप में एक सभागार में पुनर्संयोजन को कम करने के लिए उपयोगी है। हमने आपको पढ़ाया था, जब हमने प्रतिध्वनि या गूंज पढ़ाया था तो हमने आपको एक और पॉइंट पढ़ाया था जिसमें हमने आपको कमरे के बारे में बताया था। कमरा या खाली हॉल हो तो उसमें जो ध्वनि होती है वो गूंजती रहती है, इसे क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, और इसको कम करने के लिए हमने आपको उपाय भी बताए थे, और हमने आपको बताया था कि ये पॉइंट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपका ए है आपका संकुचित फाइबर बोर्ड, बी है आपका खुरदरा प्लास्टर, सी ऑप्शन है आपका ड्रॉप रिंग, और डी ऑप्शन है आपका सभी। तो इसके लिए ना आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सभी। और कैसे होता है ये आप समझ लीजिएगा, ये वीडियो में दिया हुआ है, आपने अगर पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अभी हम बताने बैठे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा ये। तो एक अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्वरित्र किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न करता है, यदि माध्यम का ताप परिवर्तित हो रहा है तो निम्न में से कौन सी राशि परावर्तित होगी। तो हमने आपको बताया था ताप और दाब का प्रभाव, ध्वनि की यदि दाब बढ़ाया जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ताप बढ़ाया जाएगा तो उस पर प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो उसकी आवृत्ति आपका माध्यम की एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाले तरंगों की संख्या कहलाती है। तो माध्यम की एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाले तरंगों की संख्या, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें ये बोलने का प्रयास क्या कर रहा है।
तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। उसने बोला है माध्यम की एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहेंगे। मान के चलिए उसने एकांक लंबाई के लिए बात की है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की वो बात कर रहा है। ये मान के चलिए ये एकांक लंबाई है, यहाँ से कोई ध्वनि छोड़ी जा रही है, ठीक, यहाँ से ध्वनि छोड़ी जा रही है। जब ये ध्वनि यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो जितनी ध्वनि है तो वो क्या है, ध्वनि संख्या है ना। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गिनेंगे ना तो वो क्या कहलाएगी, तरंग संख्या कहलाएगी सिर्फ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तरंग संख्या। इसके बाद है आपका ध्वनि तरंग जब वायु से जल में प्रवेश करती है तब कौन सी राशि नहीं बदलती। तब उसकी कौन सी राशि नहीं बदलती, तब जब ध्वनि होती है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। सिर्फ इतना होता है, तो इसकी आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आकर हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और ये सारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद जो हम कराएंगे वो कराएंगे आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल वाली जो वीडियो है उसे देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में। और इससे पहले जो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, जिसके हमने 3 वीडियो बनाए थे, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो, तो तीनों पार्ट में ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए, उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए वो तीनों वीडियो बिल्कुल ही बेसिक से बनाए थे। जी ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने बिल्कुल भी साइंस ना पढ़ा हो ना, वो भी उस वीडियो को देखकर इजी से इजी क्या हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस के भी इजीली आंसर दे सकता है। तो आप चाहें तो उन वीडियो को पहले देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए कुछ और भी पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी हमारी न्यूमेरिकल वाली। ठीक।